नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान पे और इसमें 2 क्लासेज आपकी हो गई हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ना है हमें और क्यों पढ़ना है, क्या महत्व है जलवायु विज्ञान का हमारे विषय वस्तु के रूप में या फिर हमारे जीवन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इन सब विषयों पे हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिटेल में चर्चा किया था 30 से 35 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद हमारी जो पहली क्लास थी सूर्यातप की, सूर्यातप यानी इंसोलेशन। इंसोलेशन में हमने अब से बात कर लिया था कि क्या होता है सूर्यातप, फोटॉन्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या होता है, और जो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में आ रही है वो पृथ्वी का वायुमंडल उसे कैसे कंज्यूम करता है, उसका क्षरण कैसे होता है, अपवर्तन परावर्तन, इन सब पे भी बातें हो गई थी। इसी क्रम में कुछ बातें जो बाकी थीं सूर्यातप से संबंधित वो हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सूर्यातप का अर्थ आप चूँकि समझ रहे हैं कि सूर्य से, ये सन है, यहाँ से जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है सूर्य के बाहरी सतह से और ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचती है, तो सूर्य से आने वाले ताप का मतलब अब आप टेम्परेचर से ले लें तो सूर्य से आने वाला ताप जो होता है उसी को क्या कहते हैं, सूर्याताप। अब ताप के रूप में क्या आ रहा है सूर्य से, पूरा एक बंडल ऑफ एनर्जी जिसे स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है जो पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी पर जितने भी कार्य संपादित हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो सौरिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। तो सूर्य से आने वाला ताप जो है यही सूर्यातप कहलाता है। ठीक है, इसी को इंसोलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इक्वल टू इंसोलेशन, यानी सूर्य से आने वाला जो सौरिक ताप है वही सूर्यातप है। तो यही हमें देखना है कि किन परिस्थितियों में वो कौन से कारक हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश यानी सौरिक ऊर्जा को पृथ्वी पर प्रभावित कर रहे हैं। कहीं पे कम पड़ रही है तो कहीं पे ज़्यादा सौरिक ऊर्जा मिल रहा है। आप देखेंगे विषुवत वृत्त जो है, विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलता है, सौरिक ऊर्जा वहाँ ज़्यादा प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं कि वहाँ पे सौरिक ऊर्जा कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, सौरिक ऊर्जा कम प्राप्त हो रही है। तो ये जो वितरण है सूर्य के ताप का, ये असमान वितरण है और इन्हीं वितरण को जो कारक या फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उन्हीं को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो वो कौन कौन से कारक हैं जो सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। तो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सबसे पहला कारक हम देखते हैं वो आपतन कोण का होता है। आपतन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण का अर्थ हो गया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह पर सीधा पड़ रहा है या तिरछा पड़ रहा है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, सन, ठीक है, और ये पृथ्वी है। एक तो स्थिति ऐसी होगी कि जब सूर्य की किरण, सौरिक प्रकाश सीधा ऐसे पृथ्वी पे पड़ रहा होगा। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी भी होगी कि सूर्य का कुछ प्रकाश यहाँ पड़ रहा होगा तो कुछ प्रकाश यहाँ पड़ रहा होगा, तो कुछ प्रकाश ऐसे निकल जा रहा होगा। ये कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच रहा है वो किन परिस्थितियों में सौरिक ऊर्जा पृथ्वी को सर्वाधिक मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है इस दौरान सूर्यातप ज़्यादा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है तो इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, पहली चीज़।
पृथ्वी के वायुमंडल में सौरिक प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। यदि ज़्यादा दूरी तय करेगा तो फिर वायुमंडल में उसका क्षरण भी तो होगा। मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि सौरिक ऊर्जा का क्षरण भी होता है वायुमंडल में। दूसरी चीज़ कि जब आप किसी चीज़ का संकेंद्रण जब कहीं पे होता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन जब उसको बिखरा दिया जाए तो कम प्रभावशाली होता है। यहाँ पे सूर्य, ये जो सौरिक प्रकाश है इसकी दूरी ही कम है, ठीक है, इसकी दूरी कम है विषुवत वृत्त पे। लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाते हैं आप देखते हैं कि दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है सूर्य के प्रकाश को, और जितना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा सौरिक प्रकाश या सौरिक ऊर्जा उतना ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। दूसरी बात कि क्षेत्रफल भी ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतने क्षेत्रफल में और यहाँ ऐसे आप देख लें तो ये जो क्षेत्र है कम प्रकाश को ज़्यादा क्षेत्रों में फैलाना पड़ रहा है, और विषुवत वृत्त पे यानी बीच में पृथ्वी के ज़्यादा प्रकाश को कम क्षेत्रों में देना पड़ रहा है। तो फिर सौरिक ऊर्जा या सूर्यातप कहाँ ज़्यादा होगा? विषुवत वृत्त पे, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होगा। यानी एक कारक आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो सूर्य के प्रकाश को या सौरिक ऊर्जा को या फिर सूर्यातप को प्रभावित कर रहा है पृथ्वी पर। एक कारक तो यह हो गया आपतन कोण जो सूर्यातप को प्रभावित कर रहा है। जो दूसरा कारक है जो सूर्यातप को प्रभावित कर रहा है वह है सूर्य के प्रकाश की अवधि। सूर्य के प्रकाश की अवधि अर्थात कितनी देर तक सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, आप इस समय महसूस कर रहे होंगे कि दिन बहुत बड़ा हो रहा है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के शाम को 6:30 7 बजे तक सूर्य का प्रकाश मिल रहा है आपको। लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है शीत ऋतु में, उस समय 9 बजे जाके सूर्योदय होता है, 8 बजे, और शाम को 4 बजे सूर्यास्त हो गए। तो सर्दी की अपेक्षा गर्मी में ये जो प्रकाश की जो अवधि है ये कहीं ना कहीं अधिक होती है कि नहीं होती है? निश्चित रूप से अधिक होती है। और अगर इसको देखा जाए तो जो भूमध्य रेखा है, भाई ये पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये मकर रेखा है, ठीक है। जो सूर्य की अवस्थिति है साल भर में सूर्य क्या होता है कि 2 बार भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है? मान लीजिए कि हम कर्क रेखा से सूर्य की गति प्रारंभ करते हैं तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, इसका हम अलग से क्लास लेंगे कि सूर्य और पृथ्वी की जो 23.5 डिग्री का झुकाव है इससे क्या क्या हो रहा है, इस पे भी हम बराबर पूरी क्लास लेंगे आपके साथ। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, लंबवत का अर्थ होगा कि सूर्य की किरणें सीधा कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, थोड़ी भी तिरछी नहीं पड़ रही हैं, ठीक है। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो फिर धीरे धीरे दक्षिणायन की ओर शुरू होता है, ठीक है, और फिर सितंबर माह में कहाँ पहुँचता है? मकर विषुवत रेखा पे, और फिर मकर रेखा की ओर सफ़र प्रारंभ करता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है सूर्य, और फिर उत्तरायण होता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तर की ओर चढ़ना शुरू होता है, अर्थात इस दिशा में। फिर अब ये फिर विषुवत रेखा पे पहुँचेगा 21 मार्च को। और जब 21 मार्च को विषुवत रेखा पे पहुंच गया तो 21 मार्च के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा? ये कर्क रेखा पे 21 जून को। तो ये जो सूर्य की गति है पृथ्वी पर, यानी आप देख सकते हैं कि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में साल भर गति करता रहता है। सूर्य गति नहीं करता है, दरअसल गति पृथ्वी की ही है। लेकिन 23.5 डिग्री का जो झुकाव है पृथ्वी का, जब ये सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, परिक्रमा कर रही होती है, तो इस दौरान ऐसा महसूस होता है कि सूर्य कर्क और मकर के बीच में सूर्य की गति होती रहती है लगातार। तो अब आप बताइए कि इस दौरान सूर्य जब पृथ्वी पर कर्क और मकर के बीच में ही है तो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है उसकी लंबवत किरणें पड़ेंगी कि नहीं? यानी सूर्य यहाँ लंबवत होता है साल भर, भाई या तो यहाँ लंबवत होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, इसी के बीच में सूर्य साल भर लंबवत होगा। लंबवत का अर्थ ये होगा कि सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी, कहीं भी मुड़ेंगी नहीं और ना ही कहीं तिरछा पड़ेंगी। बाकी क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, लेकिन इन क्षेत्रों में लगभग लंबवत ही रहेंगी साल भर। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें इस क्षेत्र में सामान्य बात है।
विषुवत क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में आप जाना शुरू करेंगे, तो बताइए कि जब सूर्य यहाँ चमक रहा है यहाँ पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा कि रात? इसमें कोई शक नहीं, रात बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँचने में ख़त्म हो जाएंगी, लंबवत किरणें ना होकर के क्या होंगी, बहुत तिरछी पड़ेंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको दिन और रात वाला, ये मुझे लगता है कि अगली 2 क्लास के बाद ही हम आपको बताएंगे कैसे होता है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि प्रकाश की जो अवधि है, सूर्य प्रकाश की जो अवधि है, ये सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास यानी कर्क और मकर के बीच में सर्वाधिक होती है। इसके ऊपर जाने पे या फिर दक्षिण में आने पर क्या होता है कि सौरिक प्रकाश की अवधि कम हो जाती है, रातें बड़ी होने लगती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा देर तक सूर्य दिखाई देगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी सूर्य जो सूर्यातप है इसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है प्रकाश की अवधि की, सूर्य कितनी देर तक किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो सौर विकिरण की मात्रा में विभिन्नता। सौर विकिरण की मात्रा में विभिन्नता ये कह रहा है कि जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण का यानी सोलर रेडिएशन जो है, यदि उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तब भी सूर्यातप प्रभावित हो रहा है। जैसे सन स्पॉट है, सन स्पॉट मतलब आप देख रहे होंगे जो सौरिक धब्बा होता है। कभी आप सुबह या शाम का सूर्य देखिए, जब आपकी आंखें उनको सहने की क्षमता रखती हों, तो आप देखेंगे सूर्य में कुछ धब्बे नज़र आते हैं। जैसे चांद में आपको कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, ऐसे सूर्य में भी कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हीं को सन स्पॉट कहते हैं। दरअसल उनका जो दूसरा नाम है वो है सौर कलंक, इस नाम से भी आप लोग जानते हैं। क्या नाम है? सौर कलंक। सौर कलंक का जो निर्माण होता है वो सौर ज्वालाओं से होता है। सौर ज्वालाएं वही हैं जो सब सूर्य के अंदर, सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी क्रोमोस्फेयर में सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ज्वाला तो आप समझ रहे होंगे, जो आग भड़कती है, लपटें जो निकलती हैं, वो सौर ज्वालाएं जब सूर्य की सतह को, क्रोमोस्फेयर में जब जाती हैं, सूर्य की सतह को छोड़ती हैं, तो फिर ऊपर जाके ठंडी होती हैं और ठंडी होकर के वो सौर ज्वालाएं क्या करती हैं? सूर्य की सतह पे गिरती हैं। तो जहाँ पे वो ज्वालाएं गिर रही हैं वहाँ पे तापमान कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सौर वहाँ पे काला सा पड़ गया है थोड़ा सा। ठीक है, ये प्रक्रिया कुछ ऐसे ही होती है। मान लीजिए ये सन है और यहाँ पे बहुत सारी लपटें निकल रही हैं। ठीक है, इनकी एक निश्चित अवधि भी बताया है विद्वानों ने, 11 साल कोई एक सौर कलंक का एक चक्र चलता है। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये देख लीजिए कि ये जो सूर्य है, सूर्य की सतह से सौर ज्वालाएं निकल रही हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक ज्वालाएं पहुँची हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद में चूंकि इनके जो गर्म होने का जो सोर्स है वो क्या है? सूर्य ही है। तो जब सोर्स से दूर हटेंगी ये ज्वालाएं तो फिर इनकी प्रवृत्ति होगी कि ये ठंडी पड़ने लगेंगी। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा लाल हो गया है, एकदम से सूर्य एकदम ज्वालाएं निकल रही हैं, लाल पीला हो गया है। लेकिन ये ज्वालाएं यहाँ गई, यहाँ इनका तापमान गिर गया। मान लीजिए यहाँ 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। ठीक है, अब जब ये ज्वाला ऊपर गई तो इसका तापमान 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया अपने आप, क्योंकि तापमान तो कम होना ही था, क्योंकि ये सोर्स से दूर जा चुकी हैं। अब जब ये वापस आएंगी, यहाँ पे गिरेंगी, कहाँ पे? सूर्य की सतह पे ऐसे, तो इनका तापमान 10,000 की अपेक्षा 5,000 है, यानी आधा तापमान है। तो जब यहाँ गिरेंगी तो जिस सतह पे गिरेंगी ये ज्वालाएं, उसका तापमान भी गिरा देंगी। तो आसपास का जो सूर्य चमक रहा है पूरी तरह से लाल पीला होके, लेकिन जहाँ पे सौर ज्वालाएं गिरी हैं वापस उस जगह पे उतना चमक नहीं रहेगी सूर्य में, वहाँ ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सन स्पॉट है वो कब ज़्यादा बनेगा? निश्चित रूप से ये सन स्पॉट तभी ज़्यादा बनेगा जब सौर ज्वालाएं ज़्यादा होंगी। और जब सौर ज्वालाएं ज़्यादा होंगी तो इसका अर्थ ये होगा कि सोलर रेडिएशन उस समय ज़्यादा निकल रहा है सूर्य से, यानी सौरिक विकिरण ज़्यादा मात्रा में निकलेगा ना, तभी तो सौर ज्वालाएं ज़्यादा बनेंगी। भाई आप कहीं आग जलाती हैं तो राख कब उठती है, ज़्यादा ऊपर तक जाती है? जब आग ज़्यादा जलती है तभी तो राख ज़्यादा ऊपर तक उठती है। और जब आज ज़्यादा आग जलेगी तो इसका मतलब ये होगा कि आसपास के क्षेत्रों में गर्मी भी ज़्यादा बढ़ाएगी। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक होगी, यानी सन स्पॉट की संख्या अधिक है, तो इसका अर्थ ये होगा कि उस समय सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिल रहा है। और जब सौर कलंकों की संख्या यानी धब्बों की संख्या कम होगी, कम धब्बे दिखाई दें, तो समझ लो कि उस समय सोलर रेडिएशन कम हो रहा है, यानी हमें कम ऊर्जा मिल रही है। ठीक है,
तो जब सन स्पॉट अधिक होगा तो अधिक ऊर्जा, और जब ये कम होगा तो कम ऊर्जा। ठीक है, यानी सूर्यातप को पृथ्वी पर प्राप्त जो सूर्यातप है, सूर्य से आने वाला ताप, उसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है। अब अगर अगले फैक्टर की बात की जाए कि सूर्यातप यानी पृथ्वी पर सूर्य की जो सौरिक ऊर्जा है वो कम या ज़्यादा कब प्राप्त होगी, उसको प्रभावित करने वाले अगले कारक की अगर बात करें तो अगला कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। क्या है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। दूरी में अंतर, यानी ये कह रहा है, ये लाइन कह रही है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसमें अगर अंतर हो जाए तो भी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रभावित होगी। भाई मान लीजिए कि पृथ्वी की दूरी कभी बढ़ जाए, सूर्य से वो दूर चली जाए, तो सौरिक प्रकाश को उतना ज़्यादा दूर आगे बढ़ना पड़ेगा, और या फिर पृथ्वी पास आ जाए सूर्य के, तो फिर सौरिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी, सूर्यातप बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्या अंतरिक्ष में? होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये घटती बढ़ती रहती है। आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि जो पृथ्वी है, ये जो सन है, इसका चक्कर लगा रही है, यानी परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। लेकिन जो परिक्रमा पथ है, उसका पथ यानी मार्ग, जिस मार्ग पे वो भ्रमण कर रही है, वो मार्ग कैसा है? गोला नहीं है, वो मार्ग ऐसे है, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। यानी एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी क्या है, सूर्य के नज़दीक है, लेकिन घूमते घूमते एक समय होगा जब सूर्य से दूर हो जाएगी। दो स्थितियां होंगी। ठीक है, बीच में सन है, और पृथ्वी एक समय ऐसा आता है जब नज़दीक होती है सूर्य के, और एक समय आता है जब सूर्य से दूर होती है। जब आपको ज्वार भाटा पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पे अपहेलियन और पेरीहेलियन की स्थिति बताई थी आपसे, अपसौर और उपसौर। ये दो घटनाएं हैं जब पृथ्वी नज़दीक या दूर होती है। तो एक सामान्य सी बात है कि यदि पृथ्वी नज़दीक है, जिस समय जब पृथ्वी नज़दीक होगी तो अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी सूर्य से, और जब पृथ्वी दूर होगी तो सूर्य से कम ऊर्जा प्राप्त होगी। अब जब पृथ्वी नज़दीक है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है इसे कहते हैं पेरीहेलियन, नाम याद रखिएगा, या उपसौर। ये घटना जनवरी की है। जनवरी में पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? नज़दीक होती है। लेकिन जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है या पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो वो स्थिति कहलाती है अपहेलियन की, ये वाली अपहेलियन यानी अपसौर। ये स्थिति जुलाई माह में होती है। कब होती है? जुलाई में। तो जब सूर्य से पृथ्वी दूर है तो उस समय कम ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को। कुछ विद्वानों ने इसे 7% माना है कि लगभग जब पृथ्वी दूर होती है सूर्य से तो 7% ऊर्जा कम प्राप्त होती है, यानी सौरिक ऊर्जा जो है जब पास होती है अर्थात पेरीहेलियन की स्थिति में, तब 7% ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है पृथ्वी को। अब सोचने वाली बात है कि जब पृथ्वी को 7% एनर्जी एक्स्ट्रा प्राप्त हो रही है सूर्य से, तो जनवरी में ठंडी क्यों और जुलाई में गर्मी क्यों? जुलाई में तो पृथ्वी दूर चली जाती है सूर्य से, तो उस समय तो फिर गर्मी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं? वही जुलाई माह में पृथ्वी दूर है पृथ्वी से, इससे सूर्य से, और तब गर्मी भी अधिक है जबकि ऊर्जा कम प्राप्त हो रही है। जनवरी माह में पृथ्वी नज़दीक है सूर्य के, फिर भी ठंडी है जबकि ऊर्जा अधिक प्राप्त हो रही है। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है? हालांकि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बात समझ में आ गई। सूर्यातप की मात्रा है उसको कहीं ना कहीं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है ये भी प्रभावित करती है, ठीक है? जो अगला कारक है सूर्यातप को प्रभावित करने वाला वो है वायुमंडलीय पारदर्शिता। वायुमंडलीय पारदर्शिता का अर्थ ये हो गया कि वायुमंडल कितना साफ है। भाई अगर वायुमंडल साफ सुथरा होगा तो सूर्य का प्रकाश भी सीधा पहुंचेगा, और यदि वायुमंडल साफ नहीं है, बादल छाया हुआ है या अन्य किसी विक्षोभ के कारण
सौरिक प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्रभावित हो रहा है कि नहीं बादलों से। तो वायुमंडलीय पारदर्शिता कहीं ना कहीं सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करती है कि सूर्यातप कम प्राप्त होगा या अधिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि बादल सूर्यातप को प्रभावित कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो फिर बादल जिस दिन रहता है उस दिन उमस क्यों होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। इसका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम सौरिक विकिरण की बात कर रहे हैं, सूर्यातप की बात कर रहे हैं, तो सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती है। और जो वायुमंडल में जो गर्मी आप महसूस करते हैं, ये दरअसल सूर्यातप की देन नहीं है, ये पृथ्वी के पार्थिव विकिरण की देन है। क्योंकि वायुमंडल हमारा सूर्यातप से नहीं बल्कि पृथ्वी के जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उससे प्रभावित होता है, उससे गर्म होता है। यानी हमारे पास जो वायुमंडल है इसके गर्म होने का कारण सौरिक प्रकाश ना होकर के क्या है, पार्थिव विकिरण है, यानी पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है वो। ठीक है, तो ये तो बातें थी किसके, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों की। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं ये सब। यूपीएससी या यूजीसी नेट में सीधा सीधा स्टेटमेंट में सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि सूर्यातप को कौन से कारक हैं जो प्रभावित नहीं करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे वायुमंडल की। ये पहला चैप्टर हमारा 2 क्लास में कंप्लीट होता है। और वायुमंडल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत ही यहीं से होती है, वायुमंडल से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।